नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महानंदी एकेडमी 286 पर। आज की इस क्लास में हम लोग शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। जिसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया है। ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण और मैग्ने और ब्रिग्स द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण। इसमें एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जाता है ब्लूम टेक्सोनॉमी से, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है ब्लूम के टेक्सोनॉमी से। तो ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण, ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण का एक बहुत बेसिक प्रश्न ये बन जाता है कि ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका बहुत सरल सा आंसर है, 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है आपका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। सेकेंड है आपका भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। और थर्ड है आपका मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। एक बात तो आप सब जरूर याद रखिएगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार हम बात करते हैं मैग्ने और ब्रिग्स द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण। तो इनके द्वारा सबसे पहला है ज्ञानात्मक रणनीतियां, सेकेंड है आपका बौद्धिक कौशल, थर्ड है आपका मनोदृष्टि, फोर्थ है आपका मौखिक सूचना और फिफ्थ है आपका संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी का। शिक्षण ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि, आखिर ये सिद्धांत कैसे जन्म लिया, क्यों आया, कैसे आया, सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं। तो ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सिद्धांत कैसे आया। सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या की पहचान, नीड फॉर अ फ्रेमवर्क। 1940 के दशक, ये बात भी याद रखना है, 1940 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका में, कहाँ पर, तो अमेरिका में उच्च शिक्षा और स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक यह महसूस करने लगे थे कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को मापने के लिए कोई मानकीकृत ढांचा नहीं है। ध्यान देंगे, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को मापने के लिए कोई स्टैंडर्ड, है ना, स्केल नहीं था जिससे कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को आंका जा सके। परीक्षा केवल याद किए हुए तथ्यों को मापती है, जबकि शिक्षण का उद्देश्य होता है सोचने, समझने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने जैसी जटिल क्षमताओं का विकास। शिक्षण पाठ्यक्रम मूल्यांकन में एकरूपता नहीं थी। ये देखिए, शिक्षण टीचिंग में भी एकरूपता नहीं था, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग टाइप टीचिंग प्रदान किया जाता था, सिलेबस डिफरेंट था और मूल्यांकन करने का तरीका भी अलग अलग था। एक शिक्षक समझ को अलग मानता, दूसरा उसे ज्ञान मान लेता था। ये देखिए कितना डिफरेंट था इसमें। इसलिए एक आवश्यकता उत्पन्न हुई कि शैक्षिक उद्देश्यों को एक सामान्य भाषा और क्रमबद्ध संरचना में व्यवस्थित किया जाए। इसीलिए ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो परिकल्पना है वो सामने निकल कर आया। आगे हम बात करते हैं ब्लूम की भूमिका और परियोजना की शुरुआत 1948 में, 1948 में, 1948 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको एपीए कहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंतर्गत एक समिति गठित की गई जिसका नाम था कॉलेज एग्जामिनेशन बोर्ड कमेटी ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में शिक्षा के प्रोफेसर थे। ध्यान देंगे,
चूंकि ये जो कमेटी बना था उस कमेटी का अध्यक्ष था कौन, डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। इसी कारण इस सिद्धांत को ब्लूम के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ब्लूम साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस समिति में शिक्षा, मनोविज्ञान और मूल्यांकन की विशेषज्ञ शामिल थे। इसमें बहुत सारे शिक्षाविद शामिल थे, है ना, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, मूल्यांकन के जो एक्सपर्ट थे वो इसमें शामिल थे। उनका उद्देश्य था ये एक ऐसा वर्गीकरण तंत्र, टैक्सोनॉमी बनाना जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके, जो शिक्षण, पाठ्यक्रम, विकास और मूल्यांकन प्रक्रिया को समान रूप से मार्गदर्शन प्रदान करे। इस पर्पज से इस कमेटी का गठन किया था। आगे हम बात करते हैं शोध और विकास की प्रक्रिया। लगभग 6 वर्षों तक शोध किया गया। ये देखिए, इसको लंबा कार्य किया गया था। लगभग 6 वर्षों तक शोध कार्य किया गया। समिति ने दुनिया भर के सैकड़ों शैक्षिक उद्देश्यों और परीक्षाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में, डोमेन्स में विभाजित किया जा सकता है, और वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इसको सोचने और जानने की क्षमता कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन्स, भावनात्मक, इसमें रुचियों, दृष्टिकोण और मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। थर्ड है आपका साइकोमोटर, मनोदैहिक या मनोक्रियात्मक, मनोक्रियात्मक भी इसको कहते हैं। कौशल, गतियां, है ना, ये इस पर बेस्ड रहता है। तो ये, है ना, उन्होंने बहुत सारे शिक्षाविदों ने ये डिसीजन लिया। बहुत सारे इन्होंने क्या किया, ये देखिए, समिति ने दुनिया भर के सैकड़ों शैक्षिक उद्देश्य और परीक्षाओं को विश्लेषण किया। इन्होंने बहुत सारे शैक्षिक संस्थानों का जो शैक्षिक उद्देश्य है, उनके परीक्षाओं के पैटर्न है, उन सारी चीजों का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद जो शिक्षा के उद्देश्य है उसको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव डोमेन्स, सेकेंड है आपका अफेक्टिव डोमेन्स, थर्ड है आपका साइकोमोटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उद्देश्यों को निर्धारण करने के बाद प्रकाशन और मूल तक 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने पहली पुस्तक प्रकाशित की। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनके टीम ने पहली पुस्तक प्रकाशित की, और पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, है ना। इसको हैंडबुक 1 भी कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। यह पुस्तक जल्दी ही शिक्षकों, पाठ्यक्रम विशेषज्ञों और मूल्यांकन विदों के लिए एक मानक गाइड बन गया ना। ये देखिए, एक मानक गाइड बन गया। इसमें पूरे गाइडलाइन प्रदान किया गया था, पूरा खाका तैयार किया गया था कि कैसे सिलेबस होनी चाहिए, कैसे मूल्यांकन की एक पैटर्न होनी चाहिए, इन सारे बातों का। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, ये था ब्लूम टेक्सोनॉमी की थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ब्लूम टेक्सोनॉमी कैसे आया, किन पर्पस को लेकर आया, कैसे इसका निर्माण हुआ, किन किन चरणों को लेकर। आगे अब हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों प्रमुख पक्ष, डोमेन्स है, ध्यान रखेंगे। इसको 3H कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम ब्लूम टेक्सोनॉमी को बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों प्रमुख पक्ष, डोमेन्स जिसको हम कहते हैं, इसे 3H के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 3H कैसा है ये। सबसे पहला है ना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन्स कहते हैं, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे, इसको हेड कहते हैं। अब हेड क्यों कहते हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक, सोचने समझने की जो, है ना भाई, सोचने समझने की जो हमारे, है ना, ये हम खास करते हैं हेड से करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं ना। भावात्मक, अफेक्टिव, है ना, भावात्मक, भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो हार्ट से, हृदय से। उसी प्रकार क्रियात्मक, कार्य करने का संबंध जो है, साइकोमोटर जिसको कहते हैं, किससे होता है, एच से।
यानी कि हैंड से होता है, तो इसीलिए इसको 3H, हेड, हर्ट और हैंड। ठीक है, इसे अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग समय में विकसित किए गए थे। ध्यान देंगे, अब इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक कमेटी बना था, उसका अध्यक्ष था जामिनस ब्लूम साहब, इस कारण इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें, इसको जो 3 पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसको केवल ब्लूम ने ही विकसित किया है, ब्लूम या उसके टीम ने ही विकसित किया है, या ब्लूम की ही अध्यक्षता में ये सारी चीजें विकसित किया गया, ऐसा नहीं है। इसका ये जो तीनों पक्ष है, इसको अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग समय पर विकसित किया गया है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है, इसे अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग समय में विकसित किए गए थे। ये बात जरूर आप समझ में रखेंगे अपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो 3 प्रमुख पक्ष हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन्स की। चलिए, इसको कॉग्निटिव डोमेन बेंजामिन एस ब्लूम, है ना, ये जो है बेंजामिन एस ब्लूम के मार्गदर्शन में, के नेतृत्व में ये विकसित किया गया था ज्ञानात्मक पक्ष। और इसमें इसके कुछ सहयोगी भी रहे। मुख्य संयोजक सहयोगियों में मैक्स डी एंजलबर्ट एंजलहर्ट मैक्स डी एंजलहर्ट, ठीक है, एडवर्ड जे फर्स्ट, वाल्थर एच हिल और डेविड आर क्रेथवाल, ये इनके मुख्य सहयोगी थे। ये कब तैयार हुआ ज्ञानात्मक पक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, 1956 में ये तैयार हुआ। प्रकाशित पुस्तक ये जो था, ये कौन सी पुस्तक में इसको प्रकाशन किया गया था ज्ञानात्मक पक्ष का, तो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक फर्स्ट। ध्यान देंगे, ये हैंडबुक फर्स्ट कहते थे इनको, कॉग्निटिव डोमेन। मुख्य उद्देश्य क्या था इनका, सोचने समझने की क्षमताओं को स्तरों में विभाजित करना, जैसे ज्ञान, समझ, ज्ञान, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी कि इसको मुख्यतः मूल रूप से 6 भागों में डिवाइड किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पक्ष हैं, या कितने भागों में, कितने चरण में बांटे गए हैं। तो पहला है आपका ज्ञान, सेकंड है आपका समझ, थर्ड है आपका प्रयोग, फोर्थ है आपका विश्लेषण, फिफ्थ है आपका संश्लेषण, और 6वें नंबर पर है आपका मूल्यांकन। ये क्रम भी याद रखेंगे, और कितने भागों में बांटा गया ये भी याद रखेंगे, तो पूछा ही जाता है ना। ये देखिए, इसको हमने, ये सीक्वेंस से है, इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए बहुत बार पूछा गया है। फिर बाद में 2001 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था, क्योंकि समय के साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक पक्ष में संशोधन हुआ था। मैं भावात्मक या मनोक्रियात्मक की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं कह रहा हूँ ज्ञानात्मक पक्ष में संशोधन हुआ था 2001 में। चलिए आगे हम बात करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है, निम्न से उच्च क्रम में, है ना, ये सीक्वेंस में है। ये देखिए, सबसे पहला है आपका ज्ञान, नॉलेज, सेकेंड है आपका बोध, कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड है आपका उपयोग, प्रयोग जिसको भी कहते हैं, एप्लीकेशन, फोर्थ है आपका विश्लेषण, एनालिसिस, फिफ्थ है आपका संश्लेषण, सिंथेसिस, और नेक्स्ट है आपका 6वें नंबर पर मूल्यांकन, इवाल्यूशन। यदि हम इसको ऐसा देखिए, इस हम डायग्राम के माध्यम से समझें कि बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है, ये निम्न से उच्च की ओर ऐसा जाएगा, ये निम्न से उच्च की ओर ऐसा इसका प्रवाह होता है। तो सबसे नीचे में रहेंगे आपका ज्ञान, फिर बोध, फिर उपयोग, है ना, फिर संश्लेषण, सॉरी विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे, कई बार तो इसको सीक्वेंस से जमाने के लिए पूछ दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से 6 पक्ष है, ये नाम भी याद रखना है, कितने भागों में बांटा गया है, सिंपल प्रश्न भी बन जाता है, तो 6 भागों में बांटा गया है। चलिए, सबको हम आगे डिटेल से देखते हैं।
ज्ञानात्मक पक्ष, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान, नॉलेज। चलिए, पहले क्या होता है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नॉलेज प्रदान किया जाता है ना। सबसे फर्स्ट स्टेप में ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों को नॉलेज प्रदान किया जाता है। ज्ञान, नॉलेज, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे प्रथम और निम्न स्तर है कौन सा? ज्ञान। इसके अंतर्गत विद्यार्थी केवल किसी विषय वस्तु, है ना, किसी विषय वस्तु को, तथ्यों को, परिभाषाओं को, सिद्धांतों को, तिथियों को, घटनाओं को, व्यक्तियों, स्थलों आदि की जानकारी को स्मरण करता है और यथावत दोहराता है उसको, है ना। अब बच्चे दोहरा भी सकता है ना। तो जब बच्चे जो हैं ये खास करके छोटे बच्चों में ऐसा होता है, उसको सबसे पहले ज्ञान दिया जाता है। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे, तो टीचर्स क्या करते हैं, उनको इन्हीं सब चीजों को याद कराने की कोशिश करते हैं। विषय वस्तु हो गया, तथ्य हो गया, है ना, उसको बोलते हैं ना, परिभाषा हो गया, सिद्धांत हो गया, तिथि हो गया। ये देखिए छोटे छोटे जो तिथि होते हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, है ना, ऐसा छोटे छोटे जो तिथियां हैं उनको बच्चों को हम बताते हैं। घटनाओं को, कोई कोई फेस घटना हो गया, है ना, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हो गया, क्या और कोई हो गया, व्यक्ति कोई, है ना, विशेष पर्सनालिटी है, जैसे हम कहें कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, तो ये सब पर्सनालिटियों को, स्थलों को आदि की जानकारी स्मरण करते हैं और बच्चे उसको यथावत दोहराते हैं। है ना, इसमें सोचने समझने, ये स्टेप में सोचने समझने की कैपेसिटी बच्चों में नहीं होता है, उसको केवल ज्ञान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट में होता है बोध, कंप्रहेंशन। बोध का अर्थ है किसी जानकारी या सूचना को समझना। फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको फिर समझने की कोशिश करता है, उनका अर्थ निकालना और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना। ध्यान देंगे ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है। ज्ञान के अंतर्गत बच्चों को कौन सी स्किल विकसित किया जाता है, क्या सिखाया पढ़ाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर वो दूसरा कॉम्प्रहेंशन स्टेप में क्या करते हैं, बच्चे चीजों को समझने लगता है, उसका अर्थ भी निकालना है और साथ ही साथ उसके अपने शब्दों में व्यक्त करता है। उपयोग, एप्लीकेशन, जब छात्र किसी सीखी गई जानकारी, नियम, विधियों या सिद्धांतों को नए परिस्थितियों, समस्याओं या व्यवहार में प्रयोग करता है तो वह क्या कहलाता है? उपयोग कहलाता है ना। बच्चे क्या है, ज्ञान प्राप्त किया, उसको समझा और समझने के बाद क्या करता है, उनको कई अलग अलग परिस्थितियों में उसको उपयोग करना करते हैं, तो ये है। चलिए आगे हम बात करते हैं विश्लेषण। किसी विषय, ध्यान देंगे, किसी विषय, विचार, जानकारी या समस्याओं को उनके घटकों में विभाजित करना ताकि उनके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। होता क्या है, जब कोई बड़ा सा कंटेंट रहता है उसको एक साथ हम समझने के लिए कहें बच्चों को, तो वो नहीं समझ पाएगा। वो क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में अपने समझ के अनुसार उसको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट लेते हैं और बांटने के बाद उनको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम विश्लेषण कहते हैं। ये देखिए, किसी विषय, विचार, जानकारी या समस्याओं को उसके घटकों में विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके जो पाठ्यक्रम रहते हैं उनमें जो विषय वस्तु रहते हैं वो ज्यादातर पॉइंट वार रहते हैं, ताकि वो बच्चे पॉइंट के थ्रू से समझ सके। पॉइंट वार होना मतलब उसको छोटे छोटे भागों में, घटकों में विभाजित करना है। फिर आगे हम बात करते हैं संश्लेषण का। जब कोई विद्यार्थी विभिन्न सूचनाओं, विचारों, तत्वों को मिलाकर नए रूप, नई योजना, नया समाधान या नवीन रचना करता है तो यह संश्लेषण कहलाता है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें बच्चे जो हैं तथ्यों को, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन किया था। फिर आगे क्या होता है, जब वो उसकी समझ और ज्यादा जब बढ़ जाता है तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चीजों को समझने की कोशिश किया था, उनको एक साथ मिलाकर एक नई विचारधारा, एक नई योजना, एक नई कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, या उनको एक साथ समग्र रूप से समझने की कोशिश करता है। तो जब समग्रता वाली चीज जब आता है तो उसको हम संश्लेषण कहते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में, घटकों में, पॉइंट में बांट कर अध्ययन करना विश्लेषण होता है। आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन, इवोल्यूशन। ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत मूल्यांकन उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान देंगे, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। यह वह चरण है जिसमें विद्यार्थी किसी विचार, सिद्धांत, कार्य या वस्तु
की गुणवत्ता, उपयुक्तता, महत्व या उपयोगिता के बारे में निर्णय लेता है। तो ये था आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी का ज्ञानात्मक पक्ष। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें संशोधन भी हुआ है, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको हम कहते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का संशोधित संस्करण, ब्लूम के वर्गीकरण 1956 का संशोधित संस्करण वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया था। ये सन आपको याद रखना है, सिंपली पूछ लिया जाता है। ब्लूम की जो 1956 में जो आया था उसके जो वर्गीकरण है उसमें कब संशोधन किया गया था, तो याद रखना है 2001 में किया गया था, जो पहले से अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और शिक्षण अधिगम के अनुकूल है। क्योंकि समय के साथ हम सभी जानते हैं, है ना, परिवर्तन, सुधार, संशोधन होते रहते हैं। तो 1956 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी तैयार किया गया था वो 2001 में उसका संशोधन संस्करण भी प्रस्तुत किया गया था, जो कि क्या था, बहुत ही अधिक आधुनिक था, व्यवहारिक था और शिक्षण अधिगम के अनुकूल है। यह संशोधन केवल ज्ञानात्मक पक्ष में ही किया गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रमुखता से ध्यान देना है। यह संशोधन केवल ज्ञानात्मक पक्ष में, है ना, कॉग्निटिव डोमेन्स में ही किया गया। इसका संशोधन मुख्यतः निम्न विद्वानों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, याद रखना है, डेविड, ये डेविड है, इसको डेविड आर क्रैथवाल, जो कि ब्लूम के सहयोगी थे, हमने देखा था ना वहां पर ये ब्लूम के सहयोगी थे, और लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन, जो कि ब्लूम की पूर्व छात्रा और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था। इन दोनों के द्वारा 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी में संशोधन संस्करण लाया गया था। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में उन्होंने मूल्यांकन तथा विश्लेषण में परिवर्तन करके स्थान में परिवर्तन लाया था। देखिए, दो चीजों पर मोस्टली इन्होंने चेंजेस लाया था, एक था मूल्यांकन और दूसरा था संश्लेषण पर। में परिवर्तन करके स्थान में परिवर्तन लाया। इसको तो इसमें परिवर्तन भी किया, साथ ही साथ इसका प्लेस को भी चेंज कर दिया, है ना। जैसे कि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में देखे थे ना, फर्स्ट में ज्ञान, सेकेंड में समझ, फिर उपयोग, प्रयोग जिसको हम कहते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सीक्वेंस था। लेकिन आगे इसको देखेंगे, सीक्वेंस में चेंज भी किया गया था ताकि छात्र के सीखने की प्रक्रिया में गतिशीलता ला सके। परिणाम स्वरूप बच्चे जब मूल्यांकन कर लेंगे तब वह स्वयं में नया चीज बनाएंगे और नया काम खुद कर सकेंगे, है ना। चलिए, ये देखिए, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जब ब्लूम टैक्सोनॉमी आया था 1956 में, तो इसका सीक्वेंस ऐसा था। ये देखिए, सबसे पहले नॉलेज था, फिर कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ये इसका सीक्वेंस था। एक चीज और ध्यान देंगे इसमें, यदि हम बहुत डिटेल में जाकर देखें तो याद रखना, ये जो नामकरण था 1956 में, वो नाउन के फॉर्म में था, और एक एक चेंजेस तो इसमें देखने को मिला, बाद में फिर वो वर्ब के फॉर्म में, क्रिया के फॉर्म में हो गया था। ये देखिए इनके शब्द में कैसा चेंजेस था, पहले नॉलेज था, अब यहाँ पर रिमेम्बर हो गया था, है ना। कॉम्प्रहेंशन, ये अंडरस्टैंड हो गया, एप्लीकेशन फिर अप्लाई हो गया, एनालिसिस एनालाइज हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ पर नाम भी चेंज हुआ, नाम ऐसा मतलब नाउन से क्रिया के फॉर्म में आया और इसका सीक्वेंस भी चेंज हो गया। इवालुएट और फिर क्रिएट, मतलब इसमें ये तर्क दिया गया था 2001 में कि बच्चे पहले अपना मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद नया चीज क्रिएट करेंगे, नया चीजों का निर्माण करेंगे, सृजन करेंगे। तो ये था संशोधित ब्लूम वर्गीकरण, इसको आप प्रमुखता से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज्ञानात्मक पक्ष देखने के बाद हम बात करते हैं भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसको याद रखना, किसने विकसित किया था, डेविड आर क्रेथवाल मुख्य लेखक था भावात्मक पक्ष का। ब्लूम के निर्देशन में ही कार्य हुआ, पर यह अलग पुस्तक थी, है ना। हमने बताया ना कि ये अलग अलग किताब आया, अलग अलग टाइम पर इसका प्रकाशन हुआ, इसका लेखन भी अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया। तो डेविड आर क्रेथवाल इसका मुख्य निर्देशक कहिए, लेखक कहिए। और हालांकि उस समय ये जो था ब्लूम साहब का निर्देशन भी कार्य कर रहे थे, है ना।
चलिए, कब तैयार हुआ? तो 1964 में प्रकाशित पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक सेकेंड कहते थे इसको। ये देखिए, हैंडबुक सेकेंड अफेक्टिव डोमेन्स। मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचियों, ये देखिए विद्यार्थियों की रुचियों, दृष्टिकोण, मूल्य, भावना और सहभागिता जैसे भावनात्मक पहलुओं को स्तरबद्ध करना, है ना। मान लीजिए कि विद्यार्थियों को हम पढ़ाना सिखाना शिक्षण कार्य कराना चाहते हैं, तो उसमें जरूरी है कि उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, है ना। वो उसके प्रति क्या सोचता है, उसकी मन उसमें लगनी चाहिए, उसकी सहभागिता होना जरूरी होता है, तब तो वो प्रभावपूर्ण होगा ना। तो इन्हीं चीजों को इस पर ध्यान दिया गया था। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों के भावनाओं, मूल्यों, रुचियों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों की भावनाओं, मूल्यों, अभिरुचियों, दृष्टिकोणों, मनोभावों, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उनका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे कैसे किया जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया। यह पक्ष इस बात पर केंद्रित होता है कि कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु के प्रति कैसा अनुभव करता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या है। इस ज्ञान क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, निम्न सूचक्रम में हम देखेंगे। ये देखिए, इसमें इस बात को मोस्टली कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोई विषय वस्तु के प्रति रुचि रख रहा है कि नहीं रख रहा है, उसके प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया है ना। होता क्या है, कभी कभी कोई टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं और हो सकता है कि विद्यार्थी का उस विषय वस्तु पर मन न लगे, कारण कोई भी हो सकता है, और उसको हम जबरदस्ती पढ़ाएं तो क्या वो प्रभावशाली होगा? नहीं होगा ना। इसलिए विद्यार्थियों की रुचि और दृष्टिकोण, उसकी सहभागिता का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको 5 स्तरों में बांटा गया है, और 5 स्तर कौन कौन से हैं तो हम बात करते हैं। ये 5 स्तर है। सबसे पहले है आग्रहण, रिसीविंग। आग्रहण, रिसीविंग, प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्डिंग, आकलन, वेलविंग, संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, निरूपण, करेक्टेशन करना। ये देखिए, ये हम इसको ऐसा सीक्वेंस से देखे, असेंडिंग ऑर्डर में, निम्न सूचक्रम की ओर। तो ये इसको जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में, इसको क्रम से जमाइए, तो आप इसको ऐसा जाएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, ये ऐसा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आग्रहण, मतलब विद्यार्थी क्या करता है, किसी चीज को ग्रहण करता है, सीखता है, फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ आया, नहीं समझ आया, फिर उसका आकलन करते हैं, समझे रहते हैं, फिर उसका आकलन करते हैं, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, इन बातों पर आकलन करता है। संयोजित करना, फिर उसको होता क्या, बहुत सारी बातें हम सीखने के बाद फिर उसमें हम एक आर्डर भी होता है हमारे मन में, कुछ चीजें को हम पहले किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, फिर उसके बाद किसको इम्पोर्टेंस दे, ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो उसको संयोजित करना कहते हैं। फिर निरूपण है ना, फिर उसको हम क्या करते हैं, अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो ये 5 स्टेप, चलिए इसको हम डिटेल से देखते हैं। आग्रहण, जिसको अधिग्रहण भी कहते हैं। आग्रहण, इसको हम अधिग्रहण भी कहते हैं। भावात्मक पक्ष में आग्रहण सबसे पहला और आधारभूत स्तर है, जानेंगे। विद्यार्थी किसी जानकारी, अनुभव या मूल्य के प्रति ध्यान देता है, उसे देखता सुनता है और उसमें रुचि दिखाता है, भले ही वह सक्रिय भाग न ले। होता क्या है ना, जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं क्लास में, तो बच्चे जो हैं उस जानकारी के प्रति, है ना, कैसे वो ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसमें रुचि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम पढ़ाते पढ़ाते समझ भी जाते हैं, टीचर समझ जाते हैं कि बच्चे हमारी पढ़ाए हुए चीज को इंटरेस्टेड है कि नहीं है ना। चलिए, तो ये था आपका ग्रहण, अधिग्रहण। प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग। प्रतिक्रिया स्तर यह दिखाता है कि विद्यार्थी सिर्फ कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी दे रहा है। जैसे उत्तर देना ना, टीचर्स क्या होते हैं, पढ़ाने के बाद पूछते हैं तो बच्चे उसके आंसर भी देते हैं। भाग लेना मतलब वो धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है विद्यार्थियों को।
सहयोग करना, सहमति या असहमति जताना, है ना? समझ आए तो सहमति जताते हैं, नहीं आने पर पूछते भी हैं कि मुझे समझ नहीं आया। विचार साझा करना, है ना? मतलब इस पर वो बताने लगता है कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें रुचि है कि नहीं है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बात याद रखना है आप सभी को। ये आजकल यहाँ से प्रश्न बनता है ना? कि भावात्मक पक्ष के किस स्तर पर बच्चे का उत्तर देना, भाग लेना, सहयोग करना, ऐसा पूछा जाता है आज के समय में। आकलन, अनुमूल्यन, मूल्य देना, यह उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ शिक्षार्थी किसी विचार, वस्तु, व्यवहार या घटना के प्रति मूल्यांकन करता है और उसके प्रति एक विशेष सम्मान, है ना? प्रतिबद्धता या सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट करता है। बच्चे क्या है, जो चीज सीखे रहते हैं ना, उसके प्रति उसका एक विशेष सम्मान उसके मन में आने लगता है। संयोजित करना, संगठन करना, विद्यार्थी द्वारा विभिन्न मूल्यों, विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण को आपस में तालमेल या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। होता क्या है, बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाता है, सीखने के बाद उसमें एक मन में उसके संगठन की भावना आ जाता है ना? व्यवस्थित करना। चलिए आगे हम बात करते हैं निरूपण, चरित्र निर्माण या स्वाभाविकरण जिसको हम कहते हैं। विभिन्न मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों या भावनाओं को जीवन में आत्मसात करना, फिर है ना वो उसका क्या करते हैं, जीवन में उतार लेता है, उसको फॉलो करता है अपने व्यवहार में। ये था भावात्मक पक्ष। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीसरे प्रमुख पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन, है ना? चलिए, किसने विकसित किया था इसे तो ध्यान देंगे। इसे ब्लूम की मूल टीम ने औपचारिक रूप से नहीं विकसित किया। देखिए, है ना, समय के साथ क्या होता है ना? ब्लूम टेक्सोनॉमी के समय था ब्लूम साहब 1956 में, है ना? बाद में अलग अलग विशेषज्ञों ने इस पर कार्य किया, जैसे एनिथा हैरो, या ना, ये 1972 में काम कर रही थी, इस पर काम कर रहा था। HR दवे जो कि 1967 में इस पर कार्य कर रहा था। E.J. सिम्पसन 1966 में। मतलब ये जो था ना क्रियात्मक पक्ष है, इसको कोई प्रॉपर एक विद्वान ने तैयार नहीं किया है, इस पर अलग अलग विद्वान अलग अलग समय पर कार्य करते रहे, बाद में समग्रता का रूप लिया। ठीक है, चलिए देखिए, अनीता हेरो 1972 में इस पर कार्य किया इस पर। R.S. दवे 1967 में और E.J. सिम्पसन 1966 में। प्रमुख मॉडल्स, अनीता हैरो की पुस्तक अ टेक्सोनॉमी ऑफ द साइकोमोटर डोमेन, अ गाइड फॉर डेवलपिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, 1972 में ये कम्प्लीटली तैयार हुआ। मुख्य उद्देश्य शारीरिक क्रियाओं, कौशलों और समन्वय को स्तरों में बांटना है, जो अभ्यास और निष्पादन में सटीकता, गति और दक्षता पर जोर देने हैं। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों की निम्न 5 स्तर, जो कि निम्न से उच्च स्तर की ओर इसको अरेंज किया गया है। चलिए कौन कौन सा है ध्यान देंगे तो सबसे पहला है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता, अनुकरण, इमिटेशन जिसको कहते हैं हम लोग। चलिए, इमिटेशन, फिर कार्य साधन या हस्त कौशल, है ना, मैनिपुलेशन, परिशुद्धता, है ना, प्रेसिशन आ जाता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति, फिर प्रकृतिकरण या स्वाभाविकरण जिसको हम कहते हैं। ये देखिए, यदि हम इसको सीक्वेंस से जाएं एस्केंडिंग ऑर्डर में, तो पहले इमिटेशन, फिर मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, है ना, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक बहुत बेसिक प्रश्न है, तो इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए ही है, अब बहुत बार आया भी हुआ है। चलिए, प्रतिरूपता अनुकरण क्या होता है? यह मनोसंचालित पक्ष पर आरंभिक स्तर है, ध्यान देंगे। ये जो है, यह मनोसंचालित पक्ष का आरंभिक स्तर है। इस स्तर पर विद्यार्थी किसी गतिविधि को देखकर उसका नकल करता है। आपने देखा होगा, एक छोटा बालक जो है, मान लीजिए पास में ही उसके पापा हो या कोई व्यक्ति हो, बड़े सदस्य हो, कोई कार्य करता रहता है, तो वो भी उसको वैसे ही करने का प्रयास करता है, और किसी क्रिया या कौशल को देखकर वैसे ही करने का प्रयास करता है। इसी को कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण करना, है ना। जैसे
है ना? हमने पहले जो बताया ना, जैसे कोई बड़े व्यक्ति उसके सामने कोई कार्य कर रहा है, छोटा बच्चा भी उसको वैसे ही करने का कोशिश करता है। कार्य साधन या हस्त कौशल, एक विद्यार्थी लिखना, प्रयोग करना, उपकरण चलाना, चित्र बनाने का प्रयत्न करता है। फिर क्या होता है, वो देखने के बाद उन चीजों को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक बालक के पास पेन लेकर, किताब लेकर, कापी लेकर लिख रहा है, तो वो बालक भी उसको ऐसे लिखने का कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करता है, हम सब देखे हैं। चलिए, फिर परिशुद्धता, अब होता क्या है, वो कार्य बार बार करने से उसमें परिशुद्धता आने लगता है, क्लियरिटी आने लगता है। परिशुद्धता उस स्तर को दर्शाता है जहां व्यक्ति न केवल किसी कौशल को करने में सक्षम होता है, बल्कि उसे सटीकता के साथ, है ना? जैसे जैसे यहाँ पर देखो, बच्चे ने सीखा होगा, लिखना सीखा होगा, तो क्या स्पष्टता के साथ लिख पाया होगा वो? नहीं। उसमें वो फिर वो अभ्यास करता रहा, तब जाके उसका फिर परसेप्शन आया, है ना भाई, शुद्ध परिशुद्धता आया। बल्कि उसे सटीकता, दक्षता और आत्मविश्वास के साथ करने लगता है धीरे धीरे। आगे फिर स्पष्ट अभिव्यक्ति का स्तर यह दिखाता है कि विद्यार्थी अब न केवल कौशलों को दोहरा सकते हैं, बल्कि उन्हें समन्वित, व्यवस्थित और रचनात्मक ढंग से उसका उपयोग कर सकता है। चलिए, फिर आगे हम बात करते हैं प्रकृतिकरण का। प्रकृतिकरण मनोसंचालित पक्ष का सर्वोच्च स्तर होता है। इसका अर्थ है कि कोई शारीरिक कौशल या जटिल क्रियाएं पूर्ण रूप से स्वाभाविक, सहज और स्वचालित हो गई है। अभ्यास इतना हो चुका होता है कि हो चुका होता है कि व्यक्ति उसे बिना प्रयास के आत्मविश्वास और दक्षता के साथ कर लेता है ना। हम इतने फिर ट्रेंड हो जाते हैं, और हमारे शरीर का अंग जो है ऑटोमेटिक उसको समझने लगता है, उसको अभ्यस्त हो जा रहता है ना। तो उसको हम प्रकृतिकरण कहते हैं। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से कहूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक मोटरसाइकिल का उदाहरण ले लूँ, मैं पूरे स्टेप में। ये देखिए, बड़े व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। अब बालक उसको देखा तो उसको में जिज्ञासा हुआ कि वो भी मोटरसाइकिल चलाए या साइकिल चलाए, है ना? वो चलाता है। पहले तो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चलाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें उसको संभालना सीखता है। वो संभालने के बाद फिर उसका वो उसमें बढ़िया से चलाना सीख जाता है, अच्छा खासा चलाना सीख जाता है। और एक स्टेप ऐसा आता है कि बिल्कुल एकदम फ्री होके चलाना सीख जाता है ना, पूरा बॉडी पार्ट से ही काम करने लगता है फिर। तो ये ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी था। चलिए, ये था आपका ब्लूम का टेक्सोनॉमी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? अक्सर इस प्रश्न पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप सभी पढ़िएगा। मुझे लगता है कि मैंने ब्लूम टेक्सोनॉमी का सारे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारी चीजें हमने क्लियर किया है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।